नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है तमिलनाडु की विनाशकारी रणनीति। तमिलनाडु के लोग पहले भी हिंदी का बहुत विरोध करते थे। आज भी वो लोग हिंदी का बहुत विरोध करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो उसका लाइव टेलीकास्ट पूरे भारत में टीवी पर हो रहा था, पर तमिलनाडु में वो लाइव टेलीकास्ट वहाँ की सरकार ने बैन कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले दयानिधि मारन ने कहा था कि सनातन एक डेंगू मलेरिया है, पर अन्य धर्मों के खिलाफ उसने कुछ नहीं कहा। अगर दयानिधि अन्य धर्मों के खिलाफ कुछ बोलता तो उसकी हालत अब तक खराब कर दी गई होती। ये भारतीय संस्कृति की महानता है और श्रेष्ठता है कि अभी तक उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तमिलनाडु में जो हिंदी विरोधी और भारत विरोधी माहौल है वो बहुत ही खतरनाक है। उस माहौल के बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये लेख लिखा है। अब मैं अपना लेख आरंभ कर रहा हूँ। इस समय तमिलनाडु में डीएमके का शासन है। इस पार्टी के सारे विधायक, सांसद, मंत्री आदि सब के सब परम भ्रष्ट हैं। इस पार्टी का उद्देश्य है सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता। इस पार्टी के सारे नेता मनुष्य के रूप में जानवर हैं। तमिलनाडु के लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं, पर इस पार्टी के नेता तमिलनाडु के लोगों को हिंदी नहीं पढ़ने देना चाहते हैं। इस पार्टी के नेता कहते हैं कि संस्कृत एक विदेशी भाषा है, पर आज तक कोई ये सिद्ध नहीं कर पाया है कि संस्कृत एक विदेशी भाषा है। अगर संस्कृत विदेशी भाषा होती तो दुनिया के अन्य देशों में भी हिंदी क्यों नहीं बोली जाती है। हिंदी तो सिर्फ भारत में ही बोली जाती है। इसका अर्थ है कि संस्कृत का जन्म और विकास भारत में हुआ था। इस पार्टी के नेता ये भी कहते हैं कि आर्य आक्रमणकारी थे। अभी हाल में हुए अनुसंधानों से ये सिद्ध हो गया है कि आर्य आक्रमणकारी नहीं थे, आर्य भारतीय मूल के ही थे। इस पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि आर्य संस्कृति जातिवादी थी। इस पार्टी के लोग ये कहते हैं कि जातिवाद को फैलाना ही वेदों का उद्देश्य है। वेदों में कहीं भी जातिवाद नहीं है, योग दर्शन में भी कहीं पर भी जातिवाद नहीं है, उपनिषद में भी कहीं पर भी जातिवाद नहीं है। भारतीय संस्कृति समस्त विश्व को अपना परिवार समझती है। इस बारे में डीएमके और तमिलनाडु की अन्य क्षेत्रीय पार्टियां कुछ भी नहीं बोलती हैं। भारतीय संस्कृति सबको अपना समझती है, जन जन को अपना समझती है और सारे विश्व को अपना समझती है। अभी जब राम मंदिर का टेलीकास्ट टीवी पर हो रहा था तब इस पार्टी के लोगों ने उस टेलीकास्ट को टीवी पर नहीं होने दिया। इस घटना से हम समझ सकते हैं डीएमके किस हद तक पथभ्रष्ट हो गई है। डीएमके और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां मनुष्य विरोधी, विकास विरोधी और समाज विरोधी बन गई हैं। इन पार्टियों का उद्देश्य यह है किसी परम भ्रष्टाचार को करना, फिर उसके बाद और अधिक भ्रष्टाचार को करना। तमिलनाडु में और भी बहुत सी अन्य पार्टियां हैं जो कि परम भ्रष्ट हैं और हिंदी विरोधी हैं और मनुष्य विरोधी हैं। ये पार्टियां समाज विरोधी भी हैं और विकास विरोधी भी हैं। तमिलनाडु के लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, इसलिए ये लोग अज्ञानतावश डीएमके और अन्य
तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देते हैं, पर अब धीरे धीरे भाजपा भी वहाँ पर अपने पैर जमा रही है। अगर भाजपा वहाँ पर जीत जाती है तो वहाँ की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। डीएमके बहुत वर्षों से तमिलनाडु की राजनीति पर छाई हुई है। इस पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार और अपराध के आरोप लगे हैं और बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। तमिलनाडु में अभी बहुत जातिवाद है, इतना जातिवाद है कि वह जातिवाद एक मनुष्य विरोधी रूप धारण कर चुका है। भारत के सभी राज्यों में अभी भी बहुत अधिक जातिवाद है, जो कि बहुत ही विनाशकारी रूप धारण कर चुका है। जातिवाद को विकास से और जागरूकता से काफ़ी हद तक नष्ट किया जा सकता है। आज़ादी के बाद तमिलनाडु में बहुत लंबे समय तक हिंदी का विरोध होता रहा। इसके पीछे डीएमके और तमिलनाडु की अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का हाथ था। हिंदी का विरोध करना बहुत ही विनाशकारी मनोवृत्ति है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि हर भाषा से प्यार करती है। हिंदी और तमिल एक दूसरे की पूरक हैं। हिंदी समस्त भारतीय भाषाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हिंदी तो एक ऐसी भाषा है जो कि हर भाषा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तमिलनाडु की जनता को अगर एक साफ सुथरी पार्टी मिल जाए तो वह उस पार्टी को सत्ता में बैठा सकती है। तमिलनाडु में बहुत से समझदार लोग योग करते हैं। योग करने वाला व्यक्ति भारतीय संस्कृति से बहुत ही गहराई से जुड़ जाता है। योग की क्रांति ने सारे विश्व को प्रभावित किया है, पर सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है भारत के लोगों को, क्योंकि भारत ही योग की जन्मस्थली है। ये बहुत गौरव की बात है कि हमारे देश में महर्षि पतंजलि जैसे ऋषि हुए थे, जिन्होंने योग को एक बहुत ही श्रेष्ठतम रूप प्रदान किया था, और उन्हीं कारण ही आज योग भारत में और पूरे विश्व में फैल चुका है और एक बहुत ही श्रेष्ठतम चिकित्सा व्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। योग की क्रांति ने सारे भारत को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया है, पर अभी भी भारत में बहुत गहरा अंधेरा है। उस अंधेरे को नष्ट करना बहुत ही आवश्यक है। भारत के लोग अभी भी पिछड़ेपन से बाहर नहीं आ पाए हैं। भारत के लोगों को पिछड़ेपन से दूर करना बहुत जरूरी है। भारतीय विचारधारा में जो योग की विचारधारा है वह बहुत ही महानतम और श्रेष्ठतम है। इस विचारधारा को फैलाना बहुत ही अच्छा हो सकता है भारत की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो इस तरह मित्रों, मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें और लाइक भी कर दें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार। भारत विकास करता रहे, भारत के लोग विकास करते रहें, भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें।